हाय। आज भी हम हिंदी के बारे में ही पढ़ेंगे। हिंदी की शिक्षण विधियाँ। हिंदी की शिक्षण विधियों में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वही कि शिक्षण विधियाँ 3 यूनिट में करेंगे हम। यूनिट फर्स्ट के 3 टॉपिक हैं। पहला हमने करवा लिया है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं भाषा शिक्षण के उपागम। बहुत सारे बच्चों को उपागम और शिक्षण विधियों में कन्फ्यूज़न होती है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ, उसके बाद हम उपागम के ऊपर जाएंगे। उपागम यानी होता है अप्रोच। उपागम यानी अप्रोच होता है। और भी सरल शब्दों में सीखें हम या फिर समझें तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले शिक्षण विधियाँ और उसके ऊपर उपागम आता है। हमें छात्र को क्या पढ़ाना है, जब ये बात आ जाए तो उसे उपागम कहते हैं, यानी कि अप्रोच कहते हैं। और कैसे पढ़ाना है ये बात आ जाए तो उसे शिक्षण विधियाँ कहते हैं, यानी कि मेथड्स कहते हैं। जैसे कि एक अध्यापक है, उसे छात्रों को कहाँ से पढ़ाना है ये प्रश्न आ जाए, क्या पढ़ाना है ये प्रश्न आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उपागम। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, अब मुझे छात्र को कहाँ से पढ़ाना होगा? बुक से पढ़ाऊँ या फिर कौन सी सामग्री से पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता है तो मुझे उपागम विधि की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया उपागम विधि से कि मुझे बच्चों को हिंदी पढ़ानी है पाठ्य पुस्तक के अनुसार। ठीक है, अब हिंदी कैसे पढ़ाऊँ ये पढ़ना है तो मुझे शिक्षण विधियाँ पढ़नी पड़ेगी। यानी कि उपागम सबसे बड़ा है और उसके अंदर ही शिक्षण विधियाँ आती हैं। जैसे कि अगर ये पूरा उपागम है तो उसके अंदर शिक्षण विधियाँ आएंगी। यह उपागम, तो ये क्या है? शिक्षण विधियाँ। ये हमें समझ लेना चाहिए। ठीक, तो उपागम व्यापक है, शिक्षण विधियाँ संक्षिप्त है, और कुछ हमें समझने की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। ठीक है, जितना ज़रूरी था उतना हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो भाषा शिक्षण के विद्या होने के बाद भाषा शिक्षण के उपागम पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के उपागम, उपागम का मतलब क्या होता है वो देख लिया है। इसको अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके दो भेद होते हैं, पाठ संसर्ग उपागम और रचना संसर्ग उपागम। मीन्स कि उपागम भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि बच्चों को कैसे क्या पढ़ाना है उसके दो तरीके हैं, या फिर पढ़ाने की सामग्री कौन कौन सी है तो दो हैं। एक तो पाठ पढ़ाते समय आप पढ़ा दो, या फिर रचना करवानी, रचना वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें आप पढ़ा दो। पाठ संसर्ग उपागम के बारे में हम देखते हैं। इसका अर्थ होता है जब पाठ पढ़ाया जाए उस समय भाषा के तत्वों को शिक्षा प्रदान करना। मीन्स कि जैसे कि मैं आपको या फिर आप छात्रों को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनको छात्र आसानी से समझ नहीं सकते, तो उन्हें आप और सरल भाषा से उसमें से व्याकरण निकाल कर अच्छे से समझा सकते हैं। यही पाठ संसर्ग उपागम कहलाता है। कि जैसे कि मैं एक कहानी सुना रहा हूँ छात्रों को वो कहानी भी समझ में आ रही है, लेकिन उसके कुछ शब्द और उसमें कुछ व्याकरण त्रुटियाँ या फिर व्याकरण की चीज़ें हैं, वह आसानी से और अंदर जाकर समझाऊँ, तो इसे ही पाठ संसर्ग उपागम कहते हैं। इसमें शब्दों का अर्थ, बोध रचना व विशिष्ट शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। इसमें जो जब मैं पाठ पढ़ाता हूँ छात्रों को, या फिर हम जब पाठ पढ़ाएंगे छात्रों को, तो उसमें शब्दों का अर्थ समझाएंगे, उसमें उन शब्दों की रचना कैसे हुई है वो बताएंगे, और जो विशिष्ट शब्द हैं उनका अर्थ भी बताते जाएंगे। छात्र सिद्धांत व नियम के चक्कर से परे प्रत्यक्ष उदाहरण का प्रयोग व व्यवहार की दक्षता विकसित करते हैं और उन्हें भाषा दक्षता प्राप्त करने में रुचि बनती है। अब पहले जैसे कि अगर मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ किसी छात्र को, तो उसके लिए उसे नियम वगैरह वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, जो कि एक छात्र के लिए बोरिंग होता है। लेकिन मैं पाठ जब पढ़ा रहा हूँ उसमें ही व्याकरण जोड़ दूँ और फिर पढ़ाऊँ, या फिर व्याकरण की डेफिनेशन और व्याकरण को जोड़ते हुए पढ़ाऊँ, तो छात्र के लिए रुचिदायक होगा। पाठ संसर्ग उपागम में पाठ पढ़ाते समय स्वर वाचन के माध्यम से उच्चारण की शिक्षा का अच्छा अवसर मिलता है, परंतु वर्तनी शिक्षा का अवसर नहीं मिलता, कम मिलता है। जैसे कि पाठ में जब पढ़ा रहा हूँ तो सस्वर यानी कि जोर से पढ़ता हूँ, तो छात्रों को उसका उच्चारण समझ में आता है।
जैसे कि प्रबंधन, ये शब्द जब छात्र देखते हैं तो उन्हें बोलने नहीं आता है, लेकिन जब एक अध्यापक वो शब्द बोलता है यह प्रबंधन, तब छात्र को पता चलता है कि प्रबंधन जब लिखा होगा उसे प्रबंधन कहते हैं, उनको उच्चारण करना आ जाएगा। लेकिन उनकी वर्तनी मीन्स कि उनके द्वारा जब प्रबंधन बोलना होगा तब उनमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ सुना है, तो वो उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं लेकिन वर्तनी अच्छी नहीं होगी। रचना शिक्षा उपागम हमने पहले पढ़ लिया है, पाठ संसर्ग उपागम। अब रचना शिक्षण उपागम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक लिख दिया है गलती से, मिसप्रिंट। हाँ, इसमें भाषिक तत्वों के ज्ञान का प्रयोग प्रचुर मिलता है, प्रचार की जगह प्रचुर कर देना, ठीक है। रचना शिक्षण वस्तुतः अर्जित ज्ञान की प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम है। मीन्स कि हमारे पास जो ज्ञान है उसका प्रयोगात्मक मीन्स कि प्रयोग करते हुए अभ्यास करना ही रचना उपागम कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब एक किताब या फिर पुस्तक में कोई कविता ऐसी आ जाती है या फिर कोई कार्य ऐसा आ जाता है जिसको हमें प्रयोग के द्वारा समझाना पड़े, तो उसे ही क्या कहते हैं, रचना शिक्षण उपागम। इसके भी दो प्रकार है, मौखिक रचना शिक्षण उपागम और लिखित रचना शिक्षण उपागम है, ठीक है। मौखिक रचना शिक्षण उपागम कौन कौन से आते हैं, वार्तालाप, वर्णन, भाषण, संवाद। इसमें क्या होगा, मुख से बोले जाने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे कि वार्तालाप, ठीक है। वर्णन, इसमें भी क्या होगी, रचना होगी, छात्र अपने मन से कुछ रचेगा उसके बाद बोलेगा। भाषण में ये है, संवाद में भी यही होगा, वाद विवाद समाचार देने के लिए भी दर्शन, कविता, सुपठ, विचार, गोष्ठी आदि भी। उसके बाद लिखित रचना शिक्षण में व्याख्या करना, संक्षिप्त टिप्पणी करना है, टिक्करण नहीं है, टिप्पणी करना है, पत्र लिखन, निबंध, कहानी इत्यादि। इस प्रकार से अगर हम समझे तो फिर से ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा शिक्षण उपागम के दो भाग हैं, कौन कौन से, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। पाठ संसर्ग उपागम का मतलब ये होता है जब पाठ पढ़ाया जाए तब छात्रों को उसी के साथ व्याकरण का भी ज्ञान कराना पाठ संसर्ग उपागम कहलाता है। रचना संसर्ग उपागम का मतलब होता है जब छात्र को कविता आदि जब प्रयोगात्मक अभ्यास किए जाए तब उसका ज्ञान देना रचना का, वही रचना शिक्षण उपागम कहलाता है। रचना शिक्षण उपागम के भी दो भाग हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक में वो सारे भी उपागम आते हैं जैसे कि वाद विवाद आ गया, कहानी सुनाना आ गया, भाषण आ गया आदि। और लिखित में कहानी लिखना, निबंध लिखना आदि आ गया, संक्षिप्त टिप्पणीकरण, पत्र लिखन, निबंध आदि। इस प्रकार से हमने दूसरा टॉपिक भाषा शिक्षण उपागम पढ़ लिया है। इसके दो क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन आएगा जो हमें आसानी से अब कर लेना है। अब हमें मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी भाषा शिक्षण उपागम से कोई भी प्रश्न आ जाए तो। उसके बाद हम देख लेते हैं आज के आज ही भाषा दक्षता का विकास। हमने पहले यूनिट में भाषा शिक्षण की विधियाँ पढ़ ली थी, जिसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। सेकंड, अभी इसी वीडियो में भाषा शिक्षण के उपागम पढ़े। अब भाषा दक्षता का विकास, यह बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं इसको। तो मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो इसमें भाषा कैसे बोली जाती है और एक छात्र भाषा कैसे बोलना सीखता है उसके बारे में बताया गया है। बालक सबसे पहले किसी भी वस्तु को देखता है और देखने से उसके मस्तिष्क में उसका दृष्टिबिंब भी बनता है। मीन्स कि जब एक बालक है उसके सामने कोई खिलौना आ गया या फिर एक गाय आ गई तो उसके सामने उसके मस्तिष्क में एक दृष्टिबिंब बनेगा कि एक जानवर है जिसके 4 पैर हैं, एक पूँछ है, 2 आँखें हैं, एक पीठ है आदि। तो पहला क्या हुआ, दृष्टिबिंब बना, ठीक है। जब छात्र किसी नवीन बालक जब जन्म लेता है उसके बाद किसी नवीन वस्तु को देखता है तो पहले क्या बनेगा, दृष्टिबिंब। उसके बाद क्या होगा, जब आप उसके आसपास के लोग उस दृष्टिबिंब को अलग अलग नामों से बुलाएंगे या फिर अलग अलग लोग उसी नाम से बुलाएंगे तो उस दृष्टिबिंब का नाम रखा जाएगा उसके मस्तिष्क में। जैसे कि अब छात्र जब गाय को देख रहा है तो उसके अंदर पहले दृष्टिबिंब बना। अब उसके माता और पिता दोनों बाहर आए घर से और देख रहे हैं कि वो गाय खड़ी हैं और वो बालक से कह रहे हैं कि देखो बेटा वो गाय देखो। तो बालक के अंदर क्या होगा, उस दृष्टिबिंब का नाम रखा जाएगा गाय। तो दूसरा क्या आएगा, श्रुतिबिंब। पहले क्या पड़ा, दृष्टिबिंब, उसके बाद क्या मस्तिष्क में आया, श्रुतिबिंब। अब तीसरा
लेकिन तीसरे से पहले हम समझ लेते हैं दृष्टिबीम व श्रुतिबीम दोनों के बनने के बाद बालक के मस्तिष्क में उस वस्तु का प्रत्यय बनता है। प्रत्यय का मतलब यहाँ पर है इमेजिनेशन या फिर कल्पना। जैसे कि अब उस बालक के अंदर, मस्तिष्क के अंदर वो गाय का और गाय के नाम का इमेज बन गया है। जब भी उसके सामने जब गाय प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी तो भी गाय कहने पर उसके मस्तिष्क में चित्र बन जाएगा। जैसे कि मैं अभी कहूँगा सेब, तो आपके मस्तिष्क में सेब का चित्र बन गया। लेकिन यह कैसे बना? जब पहली बार आपने देखा तो उसका बीम बना, और उसके बाद किसी ने उसको सेब कहा तो उसका नाम आपके मस्तिष्क में सेट हो गया। तो पहले क्या हुआ? दृष्टिबीम, फिर उसके बाद क्या हुआ? श्रुतिबीम। अब दृष्टिबीम और श्रुतिबीम के बाद प्रत्यय बनता है, यानी कि इमेज बनती है माइंड में। ठीक है। फिर बालक उस वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके बारे में सोचने, मनन करने लगता है। यह विचार बीम व भाव बीम का निर्माण करते हैं। अब जब मैंने आपको बोला सेब, तो आपने क्या किया? उसका विचार किया, उसके बाद उसका भाव आया। जैसे कि अभी मैं बोलूँ पानीपुरी, तो आपकी ज़ुबान पे पानी आ जाएगा। क्यों ज़ुबान में पानी आएगा? क्योंकि आपके अंदर भाव आया भूख का। खाना बोलूँगा तो भूख का भाव आएगा। शेर बोलूँगा तो डर का भाव आएगा। तो पहले दृष्टिबीम बनता है, फिर श्रुतिबीम बनता है, उसके बाद विचार बीम बनता है। आपके मस्तिष्क में विचार आता है उस कारण, और लास्ट में आता है भाव बीम। तो उसको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। किसका उदाहरण ले सकते हैं हम? जैसे कि शेर का ही लेता हूँ मैं। तो एक छात्र जब टीवी पर शेर की फ़ोटो देखता है या अपनी पुस्तकों में शेर की फ़ोटो देखता है, तब उसे पता चलता है कि शेर दिखता कैसे है। तो पहले क्या हुआ? शेर का दृष्टिबीम बना। उसके बाद उसके चित्र के नीचे शेर लिखा होता है, या फिर अन्य लोग उस चित्र को देखकर शेर कहने लगते हैं। तो उसके मस्तिष्क में श्रुतिबीम बनता है, यानी कि उसका नाम बनता है कि यह ऐसे दिखने वाला जानवर क्या होता है? शेर। जब वो घर पे जाता है, उसकी माता उसे शेर आएगा यूं कहकर डराती है। तो उसके अंदर विचार बीम बनता है, यानी कि उसे याद आता है कि शेर दिखता कैसा है। उसके बाद वह डर कर सो जाता है, तो उसके अंदर भाव बीम बनता है। तो पहला है दृष्टि बीम, उसके बाद आता है श्रुति बीम, और उसके बाद विचार बीम, और फिर भाव बीम। इस प्रकार से हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर दिया। और पहले यूनिट का अगर आपको भाषा शिक्षण विद्या पढ़नी है पहले यूनिट की, तो वो उसके पहले वाला वीडियो है। जब भी, और ये पार्ट 2 है जिसमें भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा शिक्षण की दक्षता पढ़ा दिए। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 करेंगे, और यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 होगा, और इस प्रकार हम अपनी शिक्षण विद्या पूरी कर लेंगे। ठीक है।